नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी जी ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाने की चेष्टा की है। आगे बढ़ने के पहले कहानी अब तक हमने जाना कि रमानाथ ऋण के बोझ तले दबा जा रहा है। इस ऋण को चुकता करने के लिए वह दफ्तर के रुपयों का भी उपयोग करता है और अब नौबत यह आ गई है कि अगर वह दफ्तर से लिए हुए रुपये वापस न करेगा तो उसे जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। जल्पा से रमानाथ ये सारी बातें शुरू से ही छिपाता हुआ आया है, इसलिए उसे इसकी कोई भनक नहीं है कि रमानाथ ऋण के तले दबा जा रहा है। हालांकि उसके पास अपने बचाए हुए थोड़े रुपये हैं। रमानाथ भी यह बात जानता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसे जल्पा के अलावे अब कोई सहारा नहीं दिखाई देता। वह जल्पा को एक पत्र लिखकर सारी बातें बताता है, लेकिन पत्र लिखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जल्पा सारी बातें जान गई है तो वह उसके सामने क्या मुंह दिखाएगा। वह घर छोड़कर चला जाता है और सीधे कलकत्ते की ट्रेन पर जा बैठता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, गबन के प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप गबन के सारे पार्ट्स को सुन सकते हैं। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जल्पा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे अपने मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागिन समझने न लगती। कुछ दिन ही सही, जल्पा ने तो सुख के दिन काटे। उसकी लालसाओं की हत्या तो उसने न होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफ़ी था। अभी गाड़ी चलने में 10 मिनट भी तो न बीते होंगे। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लेने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया, बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था, खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा चेचक वाला आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के नहीं जा सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छुपाऊं, मेरे पास रुपये नहीं हैं। आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था, अधिकांशतः मजदूर ही बैठे हुए थे, जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस प्रकार अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में इतनी झेप कभी न हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया गाड़ी से यहीं कूद पड़ूं। इस बेइज्जती से तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर निकालकर बाहर देखा और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गंवार मुझे बना रहा है, झुंझलाकर बोला, तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया, बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, तुम्हारा हमारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा।
कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी अटैची के सिवा उसके पास और कोई असबाब भी न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह फिर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या कहीं और जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रास्ते में रुपये का कुछ बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपये लेकर भाग जाओगे? घर कहाँ है? रमानाथ, यहीं प्रयाग में ही रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो कै रुपये निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते चलते ही रुपया न दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपये लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपये दे देते हैं। 10 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने ऐसे आदमी निकलेंगे जो बिना जान पहचान के किसी यात्री को उधार दे दे। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक सब्जी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता में ही होंगे। देवी दीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं ही बैठा हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखे हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगा, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें मिलवाऊंगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियां, सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चलकर तीर्थ कर आवे तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यह है जिंदगी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। न कोई आगे न पीछे, न कोई रोने वाला न हंसने वाला, मगर माया अभी तक बनी हुई है। अब भी एक न एक गहना बनवाती ही रहती है। न जाने उसका पेट कब भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने, हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दें। घर के आदमियों को भूखा मारे, घर की चीज़ें बेचें, और कहाँ तक कहूँ, अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा ही रहा हूँ, देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दलान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूं तो 10,000 मिल जाए। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ कि भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर भी उसे हंसी आती। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी जीवन की सारी कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है।
रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कहानी गढ़नी पड़ी। देवी: तो तुम भी घर से भाग कर आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं है, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती न होगी, उनका कलह सुन सुनकर जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ: हाँ बाबा, बात यही है, तुम कैसे जान गए? देवीदीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो है नहीं ना? रमानाथ: नहीं, अभी तो नहीं है। देवीदीन: छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवीदीन फिर ठट्ठा मारकर हंसा और बोला, यह सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी होगा, क्यों? रमानाथ: हाँ दादा, है तो। देवीदीन: मगर हिम्मत न होगी? रमानाथ: बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवीदीन: समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ भी नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता था, रात भर चिंता में पड़ा रहता था। इस वक्त बातें याद करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवीदीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठता हूँ। रमा लेट रहा। देवीदीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो। रमा जब कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जल्पा को इसकी जरा भी शंका न हुई थी कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खोटी सुनाऊं, मुझसे या छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सरकारी रुपये खर्च कर डाले हूँ? यही बात है, रतन के रुपये सराफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपये उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया, यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनने से क्या कोई पाप हो जाता है? जब और ज़रूरी कामों से रुपये बचते तो गहने भी बन जाते। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कि कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहा होगा। कमरे में आई तो उसका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं, कहाँ चले गए? लड़के दोनों स्कूल चले गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुलाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय उत्पन्न हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों न गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वह भी तांगे से चले गए होंगे, नहीं तो अब तक ज़रूर मिल गए होते थे। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा है? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई, एक बाबूजी अभी ही इधर से गए हैं। जल्पा को कुछ ढाढ़स हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वह कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखाई दिया। जल्पा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को तो बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। क्या आप उनके घर से ही आई हैं? जल्पा, हाँ मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वह घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए।
जलपा बड़े असमंजस में पड़ी रही। वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर कहाँ गए? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहाँ बड़े बाबू के सिवाय वह किसी और को न जानती थी। उनसे बोलने का अवसर भी न पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया था। भय के सामने मन के और भी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जलपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे में चला गया। जलपा उसके पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जलपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले हैं, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा, आप मिसेज रमानाथ हैं। अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उनकी आदत न थी। जलपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि कहाँ चला गया। कहीं बैठा शतरंज तो नहीं खेल रहा है? जलपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जी हाँ, देखिए, यह पुर्जा मौजूद है। आप तो उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जलपा, कुछ नहीं, इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना था। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए, बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। मुस्कुराकर फिर कहा, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जलपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर यह ऐब होता तो आप भी इस इल्ज़ाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म की मुझसे न कहा होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती, इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जलपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जलपा आकर तांगे पर बैठ गई और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया था। यूँ उसकी कितनी ही सहेलियाँ थीं जिससे उसे रुपये मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान शतरंज तक ही समाप्त नहीं हो जाती। मगर अवसर नहीं था। सर्राफे में पहुंचकर वह सोचने लगी कि किस दुकान पर जाऊं। भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगाई, किसी दुकान में जाने की हिम्मत न पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जलपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया कि अच्छा शिकार फंसा है। जलपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों न ले लूँगा। माल चोखा नहीं है। जलपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 250-300 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जलपा को देर हो रही थी, रुपये लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हुआ। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपये दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हो तो बड़ा मज़ा हो, यह सोचती हुई वह दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते ही पूछे, क्या हुआ, घर पर मिले? जलपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर पर तो नहीं गए? यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते।
मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। सच्ची देवियों का यही धर्म है। जल्पा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था कि मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी, फिर खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ही न था। जागेश्वरी ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी इस धूप में? जल्पा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जल्पा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहाँ से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूंकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ले ली है। 4 बजे तक तो जल्पा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जल्पा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर गए होते तो क्या अब तक लौटते नहीं? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही क्यों न उसने हार निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे, कहाँ जाएं, किससे पूछें। चिराग जल गए तो उससे रहा न गया। सोचा शायद रतन कुछ पता बता सके। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जल्पा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वह बहुधा घूमने जाया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक अपने आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हुआ कि अब तक वह नहीं आए तो हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह ज़रूर कहीं चले गए हैं। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठकर कहीं गप मार रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जल्पा, दफ्तर से तो घर आकर ही कहीं जाते थे, आज तो आए ही नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेजकर देखूं, जाकर देखे कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ जाएंगे देखने, उनका क्या ठीक। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जल्पा ने इसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वो ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रह कर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल तक क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले वह किधर गए हैं, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसके ही करने का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद वह इतनी अधीर न हो गई होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जल्पा अपने भार से अधिक भार अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों कमली के बाहर पांव फैलाया, क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी, उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जल्पा अपने ऊपर ही ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश में होकर उसे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं किया। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ न आई कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था।
पर उसने कभी इन बातों की ओर ध्यान न दिया। जल्पा इन्हीं चिंताओं में डूबी न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जल्पा, पता नहीं, अब तक तो नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई है, जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जल्पा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा? जल्पा, मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जल्पा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे तो अब कुछ खाया न जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि न कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊँगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जल्पा उसी तरह बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई, पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 1 सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर चले गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली है। ऐसी दशा में यही होता है। इसके कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी है। सास ससुर दोनों ही जल्पा पर सारा इल्ज़ाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए, इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो थोड़ी सी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तकाजे की क्यों सूझती थी? जल्पा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसका आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से बहस हो गई है क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तक्षजों के मारे हैरान हो गया हूँ। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं, न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जल्पा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी और बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी कै पैसे दिए हैं तुमने? जल्पा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज़ वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। यह कहते हुए वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जल्पा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर भी कितनी चिंतित है, और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से तो गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह क्या बात हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जल्पा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का जिक्र तक मुझसे नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपये दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कि कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपये जमा भी कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच न निकले तो जो कहो तुम। जल्पा ने हकबका कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जल्पा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें है ही नहीं।
और चाहे जितनी भी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं दिखता। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जलपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती हैं। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावे। जलपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जलपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर एक दो चीज़ें देखूंगी। बस मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए। अब खुद तलाश करूंगी। जलपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जलपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूँगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना, मूसलों ढोल बजाऊं। 600 का था ना? जलपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जलपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंकाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर में बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने मुझे इसे दे दिया। मगर एक बात है, मैं सब रुपये एक साथ न दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूँ तो कुछ हरज है? जलपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे तो कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपये टिकते ही नहीं। क्या करूँ? जब तक खर्च न हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जलपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज़ इस तरह जलपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब होगा भी या नहीं। उसने बहुत जब्त किया लेकिन आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, मैं फिर ले लूँगी, जल्दी ही क्या है। जलपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर दे रही हूँ, नहीं तो यह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत दे देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगूं? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई है। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए होंगे और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर मैं तो इनको देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जलपा ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा? रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे चिर स्नेह की याद दिला दी हो, जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वह बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया है। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? अच्छा, कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं? जलपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना ज़रूर। 2 घड़ी दिल बहला रहेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ा फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है।
मुझ में ज़रूर कोई ऐसी बात उन्होंने देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें ज़रूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद तो नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जल्पा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर ही पड़ा हुआ है। बोली, इसे तो लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पूरे रुपये भी तो नहीं दिए। जल्पा, नहीं नहीं लेती जाओ, मैं न मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जल्पा हाथ में कंगन लिए खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद जल्पा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपये लीजिए और नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपये भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेंप कर कहा, रुपये कहाँ मिल गए? जल्पा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगाने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जल्पा चिंता और दुख से घुलती जा रही है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जल्पा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जल्पा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने वाली दादाजी, सच मानिए, अभागिनों के लिए वहाँ भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हरज ही क्या है? शहजादी और वासंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ जरा हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जल्पा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह क्या बात हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए। जल्पा, जिसने आपसे कहा है उसने सरासर झूठ कहा है। दयानाथ, तो फिर चले क्यों गए? जल्पा, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे बार बार खुद ही यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जल्पा, लाला जी के सामने तो सिर तक नहीं उठा पाते, पान तक नहीं खाते हैं, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं ही न जाने देंगे तो चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ऐसा ही कुछ हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक भी होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करो। जल्पा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जल्पा को समझाया, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझला कर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो यही अच्छा है। जल्पा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्या डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह भले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए कि यह अभिमानिनी अपनी टेक न छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का नोट जल्पा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जल्पा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। कुआर का महीना लग चुका था। मेघ के जलशून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जल्पा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की किलोले देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की वस्तु और कौन है? बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी ऐंठ कर अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जल्पा सोचती,
रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों के साथ होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जल्पा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपया लाते थे, कोई खुशी से तो न देता था। यह रुपये देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें अब उसकी आंखों में कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीज़ों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियाँ, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबो देगी और अब एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीज़ें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें छोड़ते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी की ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही तो थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौट कर आए तो वह इसी तरह रहेगी, थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ न करेगी, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से यही उसके नए जीवन का आरंभ होगा। जो ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जल्पा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भी भय लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे पर वह इधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन की मोटर आते हुए देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर से ही पहचान लिया। मोटर रोक कर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? यह पीठ पर बैग कैसा है? जल्पा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घर पहुँचाकर लौट आऊँगी, बैग रख दो। जल्पा, नहीं नहीं, अब भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊँगी। मगर रतन ने न माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखते हुए बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखो। जल्पा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई भी चीज़ नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीज़ों को लिए कहाँ जाती हो? जल्पा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जल्पा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबाकर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जल्पा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊंगी। रतन, नहीं, पहले बता दो। जल्पा, नहीं, या ना होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जल्पा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो? अब वे चीज़ें मेरे किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जल्पा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंगों से इन्हें लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है।
उन्हें गंगा में बहाकर तुम उनके प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जल्पा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई और बोली, यह बात नहीं है बहन। जब तक ये चीज़ें मेरी आंखों से दूर न हो जाएगी, मेरा चित्त शांत न होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है। मैं तो शायद ऐसा नहीं कर सकती। जल्पा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम ही नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूं तिनांजलि देकर भागने जाती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ कहती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से दिल खोलकर बातें करते हो। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा करती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा? जल्पा ने सकुचाते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जल्पा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ था। गंगा तट आ पहुंचा। कार रुकी। जल्पा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे न ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जल्पा, ऐसा कैसे समझ लूं? रतन, मुझ पर दया करो बहन के नाते। जल्पा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़ कर कहा, किसी तरह न मानोगी? जल्पा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर कर लिया। जल्पा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट पर पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ, उतना इन चीज़ों को पाकर भी न हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में ऐसे प्रकाश का अनुभव न हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही थी। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? जल्पा, हाँ। रतन, बड़ी निष्ठुर हो। जल्पा, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन ही क्यों आता? कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवी दीन के घर में पड़ा हुआ है। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।